हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको मैराथन क्लास ऑल टेक्निकल क्वेश्चन है, लगभग सभी सब्जेक्ट से जो यूपी पीसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें से आपके एक अनुज कुमार जी हैं, वो भी बोले थे कि सर एक मैराथन का क्लास ले लीजिए और 3 फेज इंडक्शन मोटर करा दीजिए, और मैराथन क्लास के लिए भी बोले थे। ठीक है, अनिल यादव जी हैं, सचिन चौहान जी हैं, बबली यादव हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप एक क्वेश्चन करा दीजिए 3 फेज इंडक्शन मोटर से, ट्रांसफार्मर से। तो आज हम लोग जितने भी यूपीपीसीएल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड आज सॉल्व कराएंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें से अनुज कुमार जी बोले थे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का करा दीजिए। तो आज मतलब आज यानी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 7 तारीख को, सेकेंड शिफ्ट में आपके इंडक्शन मोटर से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जिसमें से आपका सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए और क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए, स्लिप कमान, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, मतलब मशीन से। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आए तो पेपर एनालिसिस हमने करा दिया है, आप लोग देखे ही होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना न भूलें। तो ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि यह जितने भी इसमें पॉइंट डिस्कस होंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये आपका। इसमें वायरिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपका इल्यूमिनेशन के भी क्वेश्चन मिलेंगे। कमेंट किए थे कि सर इल्यूमिनेशन का करा दीजिए, मतलब प्रदीप्ति का भी, उसके भी मिल जाएंगे आपको। ट्रांसफार्मर, मोटर, सारे क्वेश्चन लगभग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है कि सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सी है। सबसे सुरक्षित वायरिंग कौन सी है। तो सबसे सुरक्षित जो वायरिंग है आपकी, कंसील्ड कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग, क्योंकि ये वायरिंग अंडरग्राउंड होता है। ये अंडरग्राउंड मतलब कि ये जमीन के अंदर नहीं, मतलब अंडरग्राउंड यानी वायरिंग जो पाइप के माध्यम से होता है, जो छिपी हुई होती है। और दूसरा चीज कि इसमें चोट लगने से सुरक्षा रहता है। ठीक है, ये अंडरग्राउंड होता है, बाहर नहीं दिखता। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, कंसील्ड कंड्यूट पाइप वायरिंग। अगला दिया है कि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट शॉर्ट सर्किट दोष है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट दोष तो मैगर मैगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाता है। यदि शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो मैगर से टेस्ट करने पर क्या दर्शाएगा। सुनिए, मैगर क्या करता है, यह आपका इंसुलेशन, केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए करते हैं हम। और यह लगभग 10 का पावर 6 ओम, मतलब ये मेगा ओम में मेजर करता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम, मतलब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा। और शॉर्ट सर्किट होने के दौरान करंट का मान बढ़ना, यानी रजिस्टेंस कम से कम होगा, तभी तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगा। तो इस कंडीशन में वह क्या होता है, 0 ओम। रजिस्टेंस क्या होगा, 0 मेगा ओम, मेगर, इसलिए मेगा में तो क्या होगा, 0 मेगा ओम। ठीक है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या होगा, 0 ओम। और अनंत प्रतिरोध कब होगा, जब ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। जब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा मतलब ये ओपन परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, ओपन सर्किट की तरह करेगा, तब क्या होगा, आपका अनंत प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन, ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है। तो ब्रिटानिया जोड़ का प्रयोग किया जाता है सिरोपरी लाइन में। ठीक है, ओवरहेड लाइन में। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है ओवरहेड लाइन में। ये आपका सिरोपरी लाइन में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी।
अगला क्वेश्चन दिया है कि छत के पंखे को, जैसे आप छत पर पंखा लटकाया जाता है, सीलिंग फैन लटकाया जाता है, तो वहां पर पूछ रहा है कि छत के पंखे को फर्श से न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। जो फर्श होता है और फर्श से जो फैन लटकाया जाता है वह न्यूनतम किस ऊंचाई पर लटकाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका, एक दिया है 3 मीटर, और उसके बाद दिया है 1.5 मीटर, और इसके बाद दिया है 2.5 मीटर और 1.7 मीटर। इसमें से आपका सी ऑप्शन सही होगा, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर सीलिंग फैन लटकाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान कितना होना चाहिए। तो देखिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान क्या है कि यदि आप इंसुलेशन मतलब विद्युत रोधी, इंसुलेशन क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तब तो इसमें से भी करंट प्रवाहित होने लगेगा, अगर ये कुचालक नहीं होता है तो। ठीक है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेशन इसीलिए कंडक्टर पर चढ़ाया जाता है ताकि सेफ्टी के लिए। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस के हिसाब से मेगर यानी 1 मेगा से कम नहीं होना चाहिए। 1 मेगा ओम से क्या, 1 मेगा ओम मतलब 10⁻6 से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एनई कोड के अनुसार, एनई कोड के अनुसार न्यूट्रल लाइन के लिए केबिन का रंग होना चाहिए, क्या होता है, काला। क्या होता है, काला। और यहाँ पर RYB, देखिए ये होता है आपका रेड, ये होता है येलो, और ये होता है ब्लू। क्या होता है, ब्लू। ये लाल, ये तीनों आपके ये फेज को व्यक्त करते हैं। तीनों किसको व्यक्त करते हैं, ये तीनों फेज को व्यक्त करते हैं, तीनों फेज को व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर जो ब्लैक होता है ये आपका न्यूट्रल के लिए व्यक्त किया जाता है, ब्लैक न्यूट्रल के लिए व्यक्त किया जाता है। और हरा, हरा किसके लिए होता है, ग्रीन, ग्रीन ग्राउंडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थिंग के लिए भी, ग्राउंडिंग के लिए ये किया जाता है। और ग्राउंडिंग का सिंबल क्या होता है, अगर मान लीजिए पूछ देता हो तो ये क्या होता है, ये ग्राउंड का सिंबल होता है। ठीक है, हरा किसके लिए, अर्थिंग के लिए। लाल फेज होता है, नीला भी फेज के लिए होता है, RYB। और यहाँ पर ब्लैक किसके लिए होता है, न्यूट्रल के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तांबे की चालकता, तांबे की चालकता एल्युमिनियम से होती है, तांबे की जो चालकता है एल्युमिनियम से होती है। तो तांबे की चालकता एल्युमिनियम से, इसमें देखिए इसमें दिया है 61%, लेकिन आपका कितना होता है 60%। ठीक है, तो यदि आपका 60% भी होगा तो भी आपको निशान लगाना है, यदि उसमें ज़्यादा आपको 61 दिख रहा है तो भी इसके आसपास जो होगा वैल्यू उस पर निशान लगा देना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन 60%, और इसके लिए क्या मतलब 61, दोनों का मतलब सेम वही है। आपका ऑप्शन जिसमें होगा आपको उसे निशान लगा देना है। किसी किसी बुक में आपको 60% भी मिल जाएगा और किसी में 61% भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर टाइप ट्रांसफार्मर कम सक्षम है। क्यों, देखिए कम सक्षम ये है कि आपका ये हो गया कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इसमें अंतर क्या होता है, मान लीजिए यदि पूछ देता है तो वैसे तो हम आपको वीडियो में जो ट्रांसफार्मर का वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सारा चीज़ बता चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए कोर के लिए ये क्या है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ये सॉरी ये सेल टाइप नहीं है, ये आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर हमने कोर टाइप बना दिया था, ये आपका है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके मध्य वाइंडिंग होता है, इसमें किनारों पर होता है। इसको फ्लक्स स्थानांतरित लिंक करने के लिए कितने मार्ग होते हैं, एक सिंगल मार्ग होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितने होते हैं इसके लिए, 2 मार्ग, यहाँ पर एक इधर से और एक इधर से, कितना मार्ग होता है यहाँ पर, 2 मार्ग होता है।
किसमें? सेल टाइप में। सेल टाइप का दक्षता ज़्यादा होता है, इसका दक्षता इसकी तुलना में कम होगा। तो यहाँ पर क्या होता है? सेल टाइप ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर टाइप ट्रांसफार्मर कम सक्षम है। लेकिन इंडिया में मैक्सिमम आपको कोर टाइप ही ट्रांसफार्मर मिलेंगे। और जो ड्राई ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें आपको कुछ सेल टाइप ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे। और इसको बनाने के लिए ई और आई का उपयोग अक्षर में जो कोर बना होता है, और इसका कोर बना होता है किसका? हाई सिलिकॉन स्टील का। हाई सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, पूरा डिटेल ट्रांसफार्मर का वीडियो हमने आपको अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? कोट कम। क्या होगा? कम। अगला क्वेश्चन दिया है कि जब एक 440 वोल्ट 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर डीसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो आउटकम क्या होगा? आउटकम क्या होगा? तो यहां पर देखिए ये क्या दिया है, इस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये क्या दिया है? डीसी। और आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर किस पे वर्क करता है? एसी पर। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा पर। ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। डीसी में आवृत्ति का मान कितना होता है? 0। और इंडिया में 50 हर्ट्ज, तो एसी के लिए कितना होता है? 50 हर्ट्ज। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0। तो डीसी पर वर्क नहीं करता है, उस स्थिति में क्या होगा? ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ट्रांसफार्मर क्या होगा? जल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। परिभाषा के अनुसार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वह है जिसमें द्वितीयक, कहने का मतलब है कि जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसके लिए शर्त क्या होता है? देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं? स्टेप डाउन वह ट्रांसफार्मर होता है कि जब आप इनपुट देते हैं और जो आपका आउटपुट प्राप्त होता है उसके मान को क्या करता है? वोल्टेज के मान को घटा देता है, डाउन कर देता है। ठीक है, डाउन कर देता है। तो इसमें जो टर्नों की संख्या होती है उसको N1, और इसमें क्या होती है? N2। जिधर आपको वोल्टेज, जिधर आपका EMF यानी ज्यादा चाहिए, उधर क्या करते हैं? टर्नों की संख्या बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर N2 का मान क्या होगा? ज्यादा, मतलब कि N2 ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, स्टेप डाउन है ना, तो स्टेप डाउन है तो इसमें कम करना पड़ेगा। सॉरी, यदि अगर डाउन है तो यहाँ पर क्या होगा? इसको कम करके घटाएंगे, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो क्या होगा? N1। N1 यहाँ पर क्या होगा? ज्यादा, और N2 क्या होना चाहिए? कम। ये जो हम कंडीशन बता रहे थे ना, ये ठीक उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्टेप अप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? N1 मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए जिसमें द्वितीय क्या होगा? आपके कम टर्न, प्राइमरी टर्न से क्या होंगे? कम। प्राइमरी टर्न से कम होगा, प्राइमरी से ये क्या होगा? कम। N1 क्या होगा? ज्यादा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कार्य का सिद्धांत क्या है? ठीक है, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो ये होता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है? पारस्परिक प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होता है ये? म्यूचुअल इंडक्शन। यदि मान लीजिए, ये तो फ्लेमिंग का नियम 2 होता है। फ्लेमिंग के 2 नियम होते हैं, एक होता है राइट और एक होता है राइट और एक होता है लेफ्ट। राइट लगता है जनरेटर के लिए और लेफ्ट लगता है किसके लिए? मोटर के लिए। लेंज का नियम होता है कि जिसने जिसको बनाया वो उसी कारण का विरोध करता है, फ्लक्स के नियम में। ठीक है, जिसके कारण यह फ्लक्स पैदा होता है वह विद्युत वाहक उसी का विरोध करता है। स्वप्रेरण किसके लिए होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। स्वप्रेरण किसके लिए होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए। यहाँ पर कितना है? 2 वाइंडिंग है। और स्वप्रेरण में क्या होता है? एक वाइंडिंग होता है। इसमें होता है एक वाइंडिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए, यदि मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि 2 वाइंडिंग मतलब ये ट्रांसफार्मर में, इसको आप कह सकते हैं कि जो इसमें वाइंडिंग होता है वह आपका चुंबकीय रूप से जुड़ा होता है। चुंबकीय रूप से जुड़ा होता है, विद्युतीय रूप से जुड़ा नहीं होता। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। अगला क्वेश्चन। बुखोल्ज रिले आमतौर पर किसके संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये आज के पेपर में, यानी आपके जो पेपर हुए हैं 7 तारीख को, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था
कि बुखोज रिले, अब जो भी स्टूडेंट बताए थे फोन पे कि बुखोज रिले से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अब उसमें क्या पूछा था ये नहीं पता है, लेकिन हमने वीडियो एनालिसिस में आपको बताया है। और बुखोज रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर के मध्य बुखोज रिले जुड़ा होता है। और यह किसका होता है? तो आपका ट्रांसफार्मर का हिस्सा है। किसका है? ट्रांसफार्मर का। यह एक बुखोज रिले, यह एक इंडिकेटिंग करता है, सूचना देता है, तेल के लो होने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर ये एक सूचना देने का कार्य करता है। तो आपका मोटर में नहीं होता, अल्टरनेटर में नहीं होता, किस में होता है? ट्रांसफार्मर का ये हिस्सा है। ठीक है, अगला अब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है। देखिए, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन, क्या है? ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 2। ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं? 2। या ट्रांजिस्टर आपको कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है पीएनपी और दूसरा होता है एनपीएन। क्या होता है? एनपीएन। तो इसमें कितने जंक्शन से मिलकर के बना है? तो 2 जंक्शन। एक आपका ये हो जाएगा और एक एनपी, मतलब एनपी और पीएन 2 जंक्शन। और यहाँ पर एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये, क्या हो जाएगा? 2 जंक्शन। तो यहाँ पर इसके लिए ये Z1 और ये Z2, जिसमें क्या होता है? 2 जंक्शन होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं? 2। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर, यहाँ पर इसके लिए सिंबल होता है, ये आपका देखिए, और यहाँ पर एक बना देते हैं। कैसे पहचानना है कि कौन सा पीएनपी है एनपीएन? देखिए, ये आपका होता है एमीटर और ये कलेक्टर और ये आपका हो गया बेस। ये हो गया आपका एमीटर, कलेक्टर, बेस, जिसमें आपका ये एरो बाहर की तरफ है, बाहर। ठीक है, ये आपका होगा एनपीएन। याद रखना है, बाहर की ओर निकल रहा है, एन से निकल रहा है, एन से एनपीएन, और ये पी से पीएनपी यानी प्रवेश कर रहा है, तो ये क्या होगा? पीएनपी। ठीक है, कितने टर्मिनल होते हैं? 3। कितने टर्मिनल होते हैं? 3। एमीटर बेस और क्या होता है? कलेक्टर। हमेशा एरो ये एमीटर में ही होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? एमीटर में। एमीटर का मतलब होता है आपका उत्सर्जक, बेस का मतलब होता है आधार, और कलेक्टर का मतलब होता है संग्राहक। यहाँ पर दिया है ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होती है? 3। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 3। ठीक है, ट्रांजिस्टर में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 3। नाम क्या होता है इनका? एमीटर, बेस, कलेक्टर और एमीटर। यहाँ पर दिया है कि किस ट्रांजिस्टर के एमीटर में तीर का चिन्ह अंदर की ओर होता है? अभी बताया है, जिसमें आपका तीर अंदर की ओर होगा, तीर जिसमें अंदर की ओर होगा, ये अंदर की ओर है तो क्या हो जाएगा? प्रवेश कर रहा है, यानी क्या होगा आपका? पीएनपी। और एनपीएन होता तो क्या होता? बाहर की ओर होता। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? पीएनपी ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से चतुर्थ संयोजी पदार्थ कौन से हैं? इसमें से चतुर्थ संयोजी पदार्थ कौन से हैं? कार्बन भी चतुर्थ संयोजी है, जर्मेनियम भी चतुर्थ संयोजी है, सिलिकॉन भी चतुर्थ संयोजी है, उपरोक्त सभी चतुर्थ संयोजी हैं। जब किसी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आपका Kl कक्षक में, KlMn में जो वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, मतलब कक्षक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वही आपका संयोजी पदार्थ कहलाता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से आपका चतुर्थ संयोजी पदार्थ किसे कहते हैं? तो आपका कार्बन भी होगा, जर्मेनियम भी होगा, सिलिकॉन भी होगा, और क्या होगा? सभी आपके चतुर्थ संयोजी पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न चित्र को पहचानिए। निम्न चित्र को पहचानिए। यहाँ पर पूछा है कि देखिए टर्मिनल कितने होते हैं ट्रांजिस्टर में? 3। यहाँ पर एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये किसका चित्र है? ये ट्रांजिस्टर का।
लेकिन ट्रांजिस्टर कौन सा है आपका, ये देखिए एरो कहाँ है, अंदर की ओर, तो ये क्या होगा, पीएनपी। पीएनपी ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये, पीएनपी ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, पी टाइप, पी टाइप पदार्थ में मुख्य वाहक होता है, पी टाइप पदार्थ में मुख्य वाहक क्या होता है, तो पी टाइप पदार्थ में होता है होल्स। क्या होता है, होल्स। देखिए याद रखने का तरीका क्या है आपके, देखिए यहाँ पर जो सिलिकॉन अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर, यहाँ पर इसको देख लीजिए, सेमीकंडक्टर सामान्य तापमान पर ये कुचालक की भांति व्यवहार करता है। यदि पूछ देता है कि तापमान पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर कैसा व्यवहार करेगा, कुचालक की भांति। इसलिए इसको प्रयोग में लाने के लिए हम लोग 3 संयोजकता और 5 संयोजकता वाले हम लोग तत्व मिलाते हैं, ठीक है, ट्राईवायलेंट और पेंटावायलेंट, पेंटावायलेंट संयोजकता का तत्व मिलाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके क्या होता है, सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक है, गैलियम होगा, आर्सेनाइड होगा, तो आप किसी में भी यदि 3 संयोजकता इसमें तत्व मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाला, और सिलिकॉन में आप 5 संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं, तो देखिए इसके मिलाने से आप पी टाइप बनता है। क्या बनता है, पी टाइप। और 5 को मिलाने से ये बनता है एन टाइप। क्या बनता है, एन टाइप। पी टाइप में, पी टाइप में आपका क्या होता है, होल्स। पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, साझा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और 5 में 4 इलेक्ट्रॉन तो साझा कर लेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, तो इसलिए इसमें एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और पी टाइप में होल्स। याद रखना है, तो आप पीएच मान पढ़े होंगे, पीएच वैल्यू, ठीक है, पोटेंशियल या हाइड्रोजन, ये केमिस्ट्री का होता है पीएच मान, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। याद रख सकते हैं एक को, पी से क्या होगा आपका, पी टाइप, और एच से क्या हो जाएगा, होल। पी टाइप और होल, ठीक है, पी टाइप होल। अब बाकी एक पता है तो दूसरा समझ ही जाएंगे कि एन टाइप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल सुनिए, इसमें क्या है, होल। होल क्या होता है, सबसे ज्यादा, तो हम कह सकते हैं कि कम से कम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। और इसमें कह दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो कम से कम क्या होगा, होल्स। कम से कम क्या होगा, होल्स। और होल्स को हम लोग कोटर भी कहा जाता है। अगर कोटर आता है तो कोटर और होल्स का मतलब एक ही चीज है, तो ऑप्शन क्या होगा, होल्स। पी टाइप में क्या होता है, होल्स। अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होते हैं, ट्रांजिस्टर में कितने लेयर होते हैं, तो ट्रांजिस्टर में कितना लेयर होता है, 3। ट्रांजिस्टर में कितना लेयर होता है, आपके 3 लेयर होते हैं। ये आपको मान लीजिए पी एन पी हो गया, तो यहाँ पर एक लेयर ये, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, ठीक। जंक्शन कितना होगा, ये आपका जंक्शन है, जंक्शन कितना होगा, 2। जंक्शन, जंक्शन कितना होगा, 2। लेयर कितना होगा, लेयर कितना होगा, 3। टर्मिनल कितना होगा, टर्मिनल कितना होगा, 3। एमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। अगला क्वेश्चन, कॉमन एमीटर में फेज डिफरेंस कितना होता है, कॉमन एमीटर में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो कॉमन एमीटर में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। कहने का मतलब है, देखिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आप एमीटर को कॉमन किया जाता है, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये अभिलक्षण दर्शाए जाते हैं। तो उतना डिटेल हम इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये एमीटर को हम लोग कॉमन करते हैं। आप ट्रांजिस्टर में देखिए सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, एम्पलीफायर में भी किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एमीटर को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन। इसमें फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि यदि आप ये सप्लाई अगर एक से, ये क्या है 0 पाई, ये कितना है 2 पाई, ये 180 है ना, यहाँ से लेकर के 180 होता है, ये 180, 360, एक साइकिल में कितना होगा 360। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस का मतलब है कि ये आपका ऐसे, मतलब ये 180 जो है, ये 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं 180 डिग्री फेज डिफरेंस, कालांतर, ठीक है, फेज डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, सी। अगला क्वेश्चन, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन
ट्रांजिस्टर होती है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज नियंत्रण उपकरण होता है। यूनी जंक्शन, यूजेटी, यूजेटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र को पहचानिए, निम्नांकित चित्र को पहचानिए। ये आपका क्या है? ये आपका है SCR। ये क्या है? SCR। ये है आपका SCR। SCR में इसको हम लोग थायरिस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरिस्टर। अगर मान लीजिए कि अगर कह देता है कि SCR का दूसरा नाम क्या है, तो इसको क्या बताना है आपको? थायरिस्टर। तो थायरिस्टर SCR का ही दूसरा नाम होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? SCR। अब इससे रिलेटेड देखिए, यहाँ पर चित्र बना हुआ है। SCR में कितने टर्मिनल होता है? SCR में टर्मिनल कितना होता है? 3। टर्मिनल कितना होता है? 3। कौन कौन सा? एनोड, एनोड, कैथोड, एनोड कैथोड और गेट, एनोड कैथोड और गेट। लेयर कितने होते हैं? लेयर कितना होता है? देखिए 1 2 3 4। लेयर कितना होगा? 4। जंक्शन कितना होगा? 1 2 3। जंक्शन कितना होगा इसमें? जंक्शन कितना होगा? जंक्शन होगा 3। ठीक है, यहां से देख लीजिए जंक्शन कितना होगा? 3। ये आपका हो गया एनोड कैथोड गेट। तो ये किसका होता है? SCR का। अगला क्वेश्चन, SCR में कितने लेयर होते हैं? SCR में कितने लेयर होते हैं? तो यहाँ पर कितने लेयर होते हैं? 4। कितने लेयर होते हैं? 4। SCR, अगला क्वेश्चन, SCR में कितने एम्पियर तक, कितने एम्पियर तक रेक्टिफिकेशन कर सकता है? रेक्टिफिकेशन कर सकता है 100 एम्पियर तक। ठीक है, 100 एम्पियर तक रेक्टिफिकेशन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, मॉसफेट का पूरा नाम क्या है? मॉसफेट, मॉसफेट का पूरा नाम क्या है? तो मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कौन सा आपका आंसर सही होगा? ए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा। अगला दिया है कि डायक, डायक किस प्रकार की युक्ति है? डायक किस प्रकार की युक्ति है? तो यहाँ पर जो डायक होता है ये 2 दिशीय युक्ति होती है, मतलब बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बाई डायरेक्शनल। अब डायक क्या होता है देखिए, अब मान लीजिए कि आपसे पूछ देता है कि बताइए कि डायक में, डायक में कितने, डायक में कितने टर्मिनल होते हैं? डायक में कितने टर्मिनल होते हैं? डायक में कितने टर्मिनल होते हैं? तो आपका 2 टर्मिनल होता है। कितना टर्मिनल होता है? 2 टर्मिनल होता है। ये होता है आपका डायक। ठीक है, और ट्रायक क्या होता है कि सेम यही रहेगा, सेम यही रहता है, और यहाँ पर एक निकल जाता है क्या? गेट। ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो ये आपका होगा डायक। अगर ये नहीं होता है तो ड्राइव, अगर यहाँ से एक ज्वाइंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? गेट। एक टर्मिनल निकल जाता है तो गेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायक में कितना हो जाएगा? 2 टर्मिनल। डायक में 2 टर्मिनल। और ट्रायक, ट्रायक में कितना होगा? ट्रायक में कितना होगा? ट्रैक, ट्रैक। ठीक है, ट्राई, ट्री, ट्री कितना हो जाएगा? 3। याद रखिएगा, इससे कितना टर्मिनल होगा? 3 टर्मिनल। कितना, ये कैसे होता है? द्वि। इसका मतलब द्वि मतलब बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? सुनिए, जैसे मान लीजिए कि डायोड है और आप जानते हैं कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस में धारा का प्रवाह होगा, रिवर्स बाइस में धारा का प्रवाह नहीं होता है। हमेशा प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह होता है, माइनस से प्लस की ओर धारा का प्रवाह नहीं होता। ये यूनि डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि ये केवल एक ही दिशा में धारा प्रवाहित करेगा। ठीक है, एक ही दिशा में, वो जो एक ही दिशा में कार्य करता है उसको यूनि डायरेक्शनल, एक दिशीय, और जो दोनों दिशा में करता है उसको क्या बोलते हैं? बाई डायरेक्शनल या 2 दिशीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, ट्रायक, ट्रायक युक्ति है। ट्रायक कौन सी युक्ति है? करंट कंट्रोल डिवाइस। ट्रायक कौन सी युक्ति है? करंट कंट्रोल
डिवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्यूज तथा थर्मल रिले कौन सी युक्ति है? फ्यूज तथा थर्मल रिले कौन सी युक्ति है? एक सुरक्षात्मक युक्ति है। फ्यूज कैसा होना चाहिए? गलनांक इसका कम होना चाहिए, क्यों? ठीक है, फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। थर्मल रिले उष्मीय रिले होता है। ये क्या होता है? उष्मीय रिले। ये एक सुरक्षा उपकरण की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर वन वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं? वन वे स्विच में कितने टर्मिनल होते हैं? 2। वन वे स्विच में जो सिंपल घरों में उपयोग किया जाता है, इसमें कितना होता है? वन वे स्विच में 2 टर्मिनल होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत घंटी तथा बजर में किस स्विच का प्रयोग करते हैं? पुश बटन स्विच का। क्यों? क्योंकि अगर स्विच को अगर पुश बटन नहीं लगाएंगे, और जैसे मान लीजिए कि घर पे लोग लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर पुश बटन नहीं होगा, एक बार अगर ऑन कर देंगे, आप पुश बटन नहीं रहेगा, छोड़ देंगे वैसे ही चलता रहेगा। पुश बटन इसलिए होता है कि आपको प्रेस करने के बाद अगर आप हाथ वहां से हटा लेते हैं तो अपने आप क्या हो जाएगा? स्विच मतलब बंद की स्थिति में हो जाता है। तो कौन सा होता है? पुश बटन का उपयोग किया जाता है। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ईएलसीबी का पूरा नाम क्या है? अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन, घरेलू वायरिंग में फ्यूज या स्विच हमेशा लगाए जाते हैं। देखिए, घरेलू वायरिंग में फ्यूज हमेशा लगाया जाता है किसमें? फेज में। फ्यूज किस में लगाया जाता है? फेज में। हमेशा फ्यूज फेज में लगाया जाता है। और ये भी किस में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में। किस में लगाए जाते हैं? श्रेणी क्रम में। पैरेलल में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फेज और न्यूट्रल दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो किस में लगाते हैं हम लोग? श्रेणी में लगाते हैं। न्यूट्रल में क्यों नहीं उपयोग करते हैं? तो न्यूट्रल में अगर फेज को लगा देंगे तो जब कोई शॉर्ट सर्किट होगा या कोई भी हमको वर्क करना है और फ्यूज निकाल करके जो कार्य किया जाता है, और न्यूट्रल में जोड़ देंगे तो क्या होगा? फ्यूज आपका जो जिस साइड से जिसमें फ्यूज नहीं लगाया है फेज वाले में, उधर से करंट आपका पूरे सर्किट में क्या होगा? बना रहेगा। तो ये क्या होता है? आपूर्ति के फेज के साथ श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हीटिंग एलिमेंट का गलनांक कैसा होना चाहिए? उच्च। हीटिंग एलिमेंट का गलनांक कैसा होना चाहिए? उच्च। क्योंकि हीटिंग एलिमेंट वो गर्म करने के लिए ही बता है। यदि आपका ये कम होगा, यदि गलनांक कम होगा, तो गलनांक कम होगा तो हीट ज्यादा, थोड़ा ही हीट होगा तो क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। इसलिए इसका गलनांक क्या रखा जाता है? बहुत ज्यादा। हीटिंग एलिमेंट का गलनांक क्या होता है? बहुत ज्यादा रखा जाता है। अगला, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली किरणों की कुल मात्रा क्या कहलाती है? किरणों की कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो ये होता है आपका लुमिनियस फ्लक्स, प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। ठीक है, अगला, एक कैंडिला बराबर क्या होता है? एक कैंडिला बराबर क्या होता है? तो एक कैंडिला बराबर होता है एक ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। एक ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। एक ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। देखिए, एक कैंडिला बराबर आपका होता है 4 पाई ल्यूमेन। क्या होता है? 4 पाई ल्यूमेन। ठीक है, तो एक कैंडिला बराबर होता है 4 पाई ल्यूमेन। इसको हम लोग कह सकते हैं ना कि देखिए, आपका कोण का मात्रक होता है रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है
स्टेरेडियन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। अगला देखिए, सॉलिड एंगल का मात्रक क्या है? वही सॉलिड एंगल मतलब क्या? घन कोण। अभी बताएं घन कोण का क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 37 नंबर, किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाले, किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? लक्स। क्या होता है? लक्स। प्रकाशित तल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? लक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बल्ब का 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है। बल्ब का 90% प्रकाश नीचे की ओर आता है और केवल 10% प्रकाश इधर उधर प्रसारित होता है। तो यह कौन सी व्यवस्था है? यह कौन सी व्यवस्था है? ठीक है, तो यह आपका जो व्यवस्था है ये प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग घरों में और प्रतिष्ठान जो स्वीट वगैरह होते हैं, शॉप होते हैं, वहां पर क्यों किया जाता है? क्योंकि जो उसका प्रकाश होगा वो मैक्सिमम कहाँ पड़ना चाहिए? नीचे की ओर, ठीक है, मैक्सिमम नीचे की ओर पड़ना चाहिए। तो ये कौन सा प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बन फिलामेंट लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो कार्बन फिलामेंट किसका बना होता है? कार्बन का। कार्बन फिलामेंट किसका बना रहता है? कार्बन का, ठीक है। टंगस्टन किसका? टंगस्टन किसका बना रहता है? विद्युत बल्ब का। किसका बना रहता है? विद्युत बल्ब का। अगला क्वेश्चन, कार्बन का गलनांक कितना होता है? कार्बन का गलनांक कितना होता है? तो कार्बन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब आपको याद रखना है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक आपका होता है 3400 डिग्री सेल्सियस। 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। आपका अगला क्वेश्चन, सोडियम वेपर लैंप की कार्यकारी आयु कितनी है? सोडियम वेपर लैंप की कार्यकारी आयु कितनी है? तो आपका 3500 वर्क हावर, 3500 वर्क हावर होता है, 3500 कार्य घंटे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन होगा तो क्या हो जाएगा? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का होता है ये, प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन क्या होता है? ये न्यूट्रॉन आपका होता है उदासीन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। फार्मूला आपका होता है Q = NE भी होता है और Q = क्या होता है? IT भी होता है। तो देखिए यहाँ से अगर मात्रक निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम्पियर इंटू क्या होगा? सेकेंड भी होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलाम। इसी को क्या बोलते हैं? कूलाम, ठीक है। कूलाम भी इसका मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। फैरेड किसका मात्रक होता है? कैपेसिटर का। कैपेसिटर यानी संधारित्र किसका होता है? संधारित्र का। न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम आपका होता है, देखिए ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम, F/Q। न्यूटन बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और कूलाम किसका हो जाएगा? Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पर V/में होता है W/Q, ठीक है।
तो ये आपका विभव का होता है V बराबर W का मान क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और प्रति ये क्या होगा, कूलाम। और इसके बाद इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा सही, आपका सी। अगला क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विद्युत वाहक बल ईएमएफ का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, वोल्ट। एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। किसका होता है, विद्युत धारा का। वाट किसका होता है, शक्ति का। और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ठीक है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी, पी बराबर होता है वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपन आर, और पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपन में टी भी होता है, और आर यहाँ पर क्या होता है, आर बराबर वी अपन में आई। अगला क्वेश्चन, चालकता का मात्रक क्या होता है। चालकता का मात्रक क्या होता है, देखिए चालकता किसे कहते हैं, तो जो धारा में प्रवाह का मदद करता है, धारा का प्रवाह का क्या करता है, ये मदद करता है। और प्रतिरोध क्या करता है, विरोध करता है। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोध का उल्टा होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। इसको जब उल्टा होता है तो उल्टा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, MHO, क्या हो जाएगा, महो। क्या हो जाएगा ये, महो। प्रतिरोध को सिंबल ऐसे बनाते हैं हम लोग, और इसका सिंबल बनाना होगा कंडक्टेंस का, तो कंडक्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, इसको हम लोग उल्टा, या इसी को हम लोग नाम से जानते हैं साइमन। ठीक है, साइमन, इसी को क्या कहा जाता है, साइमन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर देखेंगे तो देखिए, ओम, साइमन प्रति सेंटीमीटर, हेनरी, प्रेरक का मात्रक। के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n स्क्वायर। के एल एम एन होता है, देखिए के में होता है 2, एल में होता है 8, 2 8, इसमें होता है 18 के एल एम एन, और इसमें होता है 32, और ये कोष होते हैं एस पी डी एफ। इसमें इलेक्ट्रॉन एस में होता है 2, पी में होता है 6, डी में होता है 10, और एफ में कितना होता है 14। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम लोग कक्षक निकालते हैं। तो के कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक प्रेस बल्ब हीटर में विद्युत धारा का मान कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, तो कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है, ऊष्मीय प्रभाव। और इसके साथ देखिए, इलेक्ट्रिक प्रेस जो है गर्म होता है, बल्ब क्या है, बल्ब भी ऊष्मा देता है, लेकिन बल्ब में क्या है, थोड़ा सा इसमें अंतर समझिए। देखिए बल्ब आपका ऊष्मा भी देता है, और उसके साथ क्या देगा, प्रकाश। क्या देगा, प्रकाश। हीटर क्या होता है, हीटर भी आपका ऊष्मा देता है, और इसके साथ देखेंगे प्रकाश भी देता है। इंडक्शन हीटर नहीं, नॉर्मल हीटर, जिसमें हीटर का कॉइल किसका बना होता है, नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। इलेक्ट्रिक प्रेस का किसका बना होता है, नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। यहाँ पर क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, जिस विद्युत धारा का मान वह दिशा स्थिर रहता है क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा। जिसके परिणाम व दिशा समयानुसार बदलते रहते हैं वो क्या होता है, आपका एसी। और जिसके नहीं बदलते हैं वो क्या होता है, डीसी, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0, ये आपका होता है डीसी। और जिसमें धारा का मान दिशा, सॉरी इसमें लिखा ही है कि स्थिर, इसमें क्या कह रहा है, स्थिर, कांस्टेंट कह रहा है, तो आपका ये नहीं होगा। क्या होता है, वो परिवर्तित होता रहता है। क्या होगा इसमें, ऑप्शन डीसी धारा होगा, परिवर्तन नहीं होगा। स्थिर दिया है, परिवर्तन नहीं होगा, तो इसके लिए ऑप्शन डीसी होगा। अगला, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। इसको व्यक्त करते हैं रो से, सूत्र होता है आर ए बटा में एल। अब यहाँ पर प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, यदि लंबाई चालक की सेंटीमीटर में दिया है तो आप ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। यदि उसमें ऑप्शन सेंटीमीटर होगा, ओम सेंटीमीटर लगा सकते हैं। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक
अगला, एक ऐसा विद्युत सर्किट जिसमें प्रतिरोध जीरो होता है। तो यदि प्रतिरोध जीरो होगा, यदि प्रतिरोध जीरो होगा तो कैसा व्यवहार करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। कैसा व्यवहार करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। और इसमें करंट का मान क्या होगा? बहुत ज्यादा हैवी करंट होगा। और ओपन सर्किट में क्या होगा? ओपन सर्किट में प्रतिरोध होगा अनंत और करंट का मान क्या होगा? जीरो। क्लोज सर्किट में प्रतिरोध होगा न्यूनतम और करंट का मान कुछ ना कुछ प्रवाहित होगा, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट में करंट प्रतिरोध क्या होता है? जीरो, लगभग क्या होगा? जीरो। किन्हीं दो फेजों के बीच वियतनाम वोल्टेज, किन्हीं दो फेजों के बीच विद्यमान विद्यमान वियतनाम नहीं, गलती से हो गया, मिस्टेक हो गया, क्या हो गया? विद्यमान वोल्टेज कहलाती है। तो विद्यमान वोल्टेज आपका क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज। क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज क्या, देखिए लाइन वोल्टेज क्या है। मान लीजिए कि पोल पर ये 3 और एक आपका नीचे होता है न्यूट्रल। देखिए ये आर वाई बी, इन तीनों में यदि तुलना करते हैं तो ये क्या होगा? लाइन वोल्टेज। क्या होगा? लाइन वोल्टेज। अभी वो दो फेज का कह रहा था। और किसी एक का, किसी भी तीनों में से किसी एक का अगर न्यूट्रल के साथ तुलना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फेज वोल्टेज। क्या हो जाएगा? फेज वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? लाइन। दो फेजों का तुलना क्या कहलाता है? लाइन वोल्टेज। अगला क्वेश्चन, अंडरग्राउंड 11 केवी अंडरग्राउंड लाइन के लिए, अंडरग्राउंड लाइन के लिए कितने मीटर का गड्ढा खोदा जाता है? तो 0.9 मीटर का। कितने का? ये सब याद रखिएगा। कितने का? 0.9 मीटर का। ये आपका ये ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर टावर पोल के दो खंभों के बीच रखी जाने वाली दूरी कितनी होती है? टावर पोल, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है, टावर पोल, जो बड़ी बड़ी लाइनें पर 220 केवीए, 220 केवीए, 132 केवीए, 400 केवीए, कितने दूरी पर होता है? ये आपका होता है 200 मीटर पर। कितने होता है? 200 मीटर पर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन 200 मीटर नहीं दिया है, दिया है 100 से 300। तो हम लोग 100 से 300 मीटर ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, किस इंसुलेटर का प्रयोग सीधी लाइन में किया जाता है? पिन इंसुलेटर का। क्योंकि ये आपका जो पिन इंसुलेटर है ये आपका बना होता है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये आपका ये बना होता है और यहाँ पर ये बोल्ट के द्वारा ये कसा जाता है और यहाँ पर थोड़ा सा ये ऐसे गड्ढा होता है। इसी में हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टर को रखा जाता है, ठीक है। और यह सीधे लाइन खींचने के लिए किया जाता है, सीधे लाइन खींचने के लिए किया जाता है। और ये बना रहता है आपका पोर्सिलीन का। किसका बना होता है? पोर्सिलीन। ये विद्युत रोधी होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी होता है, पोर्सिलीन का बना होता है, जिसको हम लोग गांव के भाषा में चीनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? चीनी मिट्टी, ठीक है। तो पिन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। स्टे क्या होता है? स्टे इंसुलेटर जो खम्भे को सपोर्ट के लिए जो जमीन में बाद तार गाड़े जाते हैं तो इसको कहा जाता है स्टे वायर। और यहाँ पर देखेंगे तो एक इंसुलेटर लगा होता है, इसको कहते हैं स्टे इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर आपको किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। किसमें? ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज में किया जाता है सस्पेंशन इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर क्या होता है? साइकिल इंसुलेटर आपका इस टाइप का होता है। साइकिल इंसुलेटर ये इस टाइप का होता है। ये जहाँ पर राउंड होता है तार को, मतलब जहाँ से टर्न किया जाता है लाइट, वहाँ पर साइकिल इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। और सस्पेंशन इंसुलेटर किस में होता है? आपका हाई वोल्टेज यानी ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाता है। उच्च तथा अति उच्च वोल्टेज लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? उच्च तथा अति उच्च लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? सस्पेंशन इंसुलेटर। और देखिए एक सस्पेंशन इंसुलेटर, एक सस्पेंशन सिंगल, देखिए उसमें जो आपको छल्ला दिखता है लंबा सा, वो एक इंसुलेटर नहीं, एक ही नहीं होता है, उसमें इंसुलेटर के संख्या, मतलब वो नंबर ऑफ इंसुलेटर उसमें ज्यादा होते हैं। इसको लगा करके हम लोग बड़ा सा छल्ला तैयार करते हैं, ठीक है। उसमें से एक इंसुलेटर जो होता है वह 11 केवी मेजर करता है। याद रखिएगा, एक इंसुलेटर सस्पेंशन में, एक इंसुलेटर सस्पेंशन कितना
केवी वोल्टेज मेजर करता है, तो 11 केवी किस में, ट्रांसमिशन लाइन में। तो यहाँ पर क्या होगा, सस्पेंशन, यहाँ पर लिखा है ना, उच्च हाई वोल्टेज और अति उच्च हाई वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ पर, हाई वोल्टेज में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 किलो वोल्ट से क्या, अधिक वोल्टेज पर, अधिक वोल्टेज पर, क्योंकि यहाँ पर 33 से क्या दिया है, कम दिया है, 11 से कम दिया है, और तो यहाँ पर क्या होगा, 11 से ज़्यादा, ठीक है, सॉरी 33 केवी से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, लाइन इंसुलेटर किस धातु के बनाए जाते हैं, किसका बना होता है आपका, चीनी मिट्टी। देखिए शब्द आ गया, किसका, चीनी मिट्टी, यही पोर्सिलिन, पोर्सिलेन का, ठीक है, चीनी मिट्टी या पोर्सिलेन का, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेफाइट, बैकेलाइट, बैकेलाइट आपका बनाया जाता है स्विच वगैरह, ग्रेफाइट का आपका ब्रश बनता है, ठीक है, कार्बन ब्रश या ग्रेफाइट ये चालक होता है। अभ्रक आपका उपयोग, माई का उपयोग किया जाता है आयरन में, प्रेस में, ऊपर कॉइल के ऊपर उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से तार में एल्युमिनियम तारों के साथ एक स्टील तार लगाने से तार की मजबूती 10 गुना बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका, इसमें ऑप्शन होगा ACSR। ACSR का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है एल्युमिनियम, फुल फॉर्म कंडक्टर। देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, स्टील रेनफोर्स। अब यहाँ पर स्टील क्या होता है, देखिए बीच में एक स्टील, इसके किनारे कंडक्टर होता है और इसको ऐंठ करके बनाया जाता है। ऐंठना को बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, ऐंठना। और इसमें स्टील इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यह क्या होता है, मजबूत, मजबूती के लिए स्टील का तार उपयोग किया जाता है। और ACSR कंडक्टर, यह आपके लाइन में, ओवरहेड लाइन में उपयोग किया जाता है। सबसे उपयोग होने वाला आपका चालक तार है, तो वो भी ACSR। चालक का व्यास बढ़ने पर, चालक का व्यास बढ़ने पर, चालक का व्यास मतलब कंडक्टर की मोटाई बढ़ाने पर किस प्रभाव का मान बढ़ता है, आपका प्रोक्सिमिटी इफेक्ट भी बढ़ेगा, स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा, और उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा, उपरोक्त दोनों। देखिए जब व्यास बढ़ाएंगे, आप लोग देखे होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में आपके जो चालक तार होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, देखे होंगे आप लोग। हम चाहते, ये 4 तार गुजरे होते हैं, अगर आप चाहते, मान लीजिए कि 220 केवी की लाइट है, हम चाहते तो इसको, हम सभी कंडक्टरों को मिला करके एक मोटा वायर बना देते, मोटा तार बना देते। लेकिन होता क्या, ये मोटा तार बना देने से इसका एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा, वजन ज्यादा बढ़ जाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, और इससे हवा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टकराएगा। एरिया बढ़ जाने के कारण स्किन इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्किन मतलब इस सतह, ठीक है, सतह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। इसलिए हम पतले तार का, इसी को 4 डिवाइड में करके पतला तार उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, दोनों। अगला क्वेश्चन, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में एक डिस्क वोल्टेज सहनशीलता, एक वोल्टेज कितना मेजर करता है, 11 केवी, कितना, 11 केवी मेजर्ड करता है, 11 केवी मेजर्ड करता है। अब आप क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन, यहाँ पर किसी ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर IE बराबर IB प्लस IC होता है। IE क्या है, IE है एमीटर करंट, IE क्या है, एमीटर करंट। ये IB क्या है, बेस करंट, IB क्या है, बेस करंट। और IC क्या होता है, कलेक्टर करंट, क्या होता है ये, कलेक्टर करंट, ठीक है। आधार करंट, आधार धारा, संग्राहक धारा, और ये आपका होता है उत्सर्जक धारा, ठीक है। तो कौन सा होगा, आई बराबर ये, आई बराबर IB प्लस IC। ये क्रम इधर उधर लिखा है, उससे मतलब नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी कारणवश क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, प्लीज वेट कीजिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है। और जितने भी इसमें क्वेश्चन बताया गया है उससे बहुत ही आपको परीक्षा में बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अल्फा ज्ञात करने के लिए, अल्फा ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला होता है? तो अल्फा ज्ञात करने के लिए होता है अल्फा बराबर करंट, कलेक्टर करंट अपान में एमीटर करंट। और जब बीटा निकाला जाता है तो आईसी अपान में क्या होता है? आईबी। क्या होता है? आईसी अपान में आईबी। और कलेक्टर करंट के लिए होता है आईसी अपान में आईई होता है अल्फा के लिए, और बीटा के लिए आईसी अपान में क्या होता है? आईबी। अगला, सामान्य अमीटर मतलब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस होता है। तो फेज डिफरेंस कितना होता है? सामान्य एमीटर मतलब कॉमन एमीटर में कितना होता है? 100। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है बाय मिस्टेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। आवेश का अन्य मात्रक, वेट, क्या हो गया? सिस्टम क्वेश्चन सो ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर आवेश का अन्य मात्रक क्या होता है? आवेश का एक मात्रक होता है कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और Q बराबर IT भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मतलब क्या होता है? सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड होता है। क्या होगा? एम्पियर सेकेंड होगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जितने भी आपके मशीन के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आप सभी पॉइंट को नोट कर लीजिए। मशीन के क्वेश्चन और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले एग्जाम में भी, जो 3 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। इसमें क्या होगा देखिए, चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक क्या होता है? साइमन। हेनरी किसका मात्रक होता है? आपका इंडक्टर का। इसको व्यक्त करते हैं एल से होता है, और एल इसको एक्सएल ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा विद्युत सर्किट में जिसमें आपका जीरो प्रतिरोध होता है कहलाता है। क्या होगा? अगर जीरो प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। जीरो प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। विद्युत धारा का मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहता है। क्या होता है? नियत रहता है। तो नियत के लिए क्या होता है आपका? डीसी। इसमें चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। और जिसमें चेंज होगा, जिसमें चेंज होगा वो क्या होगा? एसी। फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का आपका सूत्र होता है, देखिए, जैसे आपका सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर के लिए हम लोग लिखते हैं एफ बराबर, सॉरी, एन एस बराबर 120 एफ बाई पी। सिंक्रोनस मोटर का सूत्र, एफ का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पी गुणे एन एस अपान में क्या होता है? 120। ये किसके लिए हम लोग लिखते हैं? एफ। और एफ यानी ये किससे जुड़ा होता है? अल्टरनेटर, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर यानी प्रत्यावर्तक। किससे? प्रत्यावर्तक से। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर पी गुणे एन 120। इसमें एस नहीं लिखा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। एन स्पीड होता है, पी पोल की संख्या होता है। अगला क्वेश्चन, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर कितना होता है? फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर निकालने के लिए आप जानते हैं फार्मूला होता है, फॉर्म फैक्टर मतलब रूप गुणांक। फॉर्म फैक्टर यानी रूप गुणांक। फॉर्म फैक्टर यानी
रूप गुणांक। रूप गुणांक बराबर होता है आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? IRMS बराबर होता है IM/√2। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग मान रखते हैं। और एवरेज वैल्यू बराबर होता है 2IM/पाई। तो यहाँ पर मान रखते हैं कि IM/√2 होल बटे में 2IM/पाई। जब डिवाइड करेंगे तो IM/√2 और ये व्युत्क्रम हो जाएगा तो पाई अपान में 2IM। IM से IM कैंसिल हो जाएगा। पाई का मान 3.14, 2 गुणे 1.414। जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान आएगा 1.1103। लेकिन हम लोग कहाँ तक 1.11 यही लिखते हैं। कितना होता है फॉर्म फैक्टर? 1.11। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है डी। ऑप्शन कौन सा है आपका? डी। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कि कहता है 3 पैरामीटर। 3 पैरामीटर से नाम से हम जानते हैं रजिस्टेंस को आर से व्यक्त करते हैं, और एक होता है इंडक्टर एल से व्यक्त करते हैं, और तीसरा होता है कैपेसिटर, इसको सी से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक होता है ओम, इंडक्टर का मात्रक होता है हेनरी, और कैपेसिटर का मात्रक होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड। ये तीनों एलिमेंट जो हैं ये बाई डायरेक्शनल होते हैं। बाई डायरेक्शनल, इनमें दोनों साइड से आप धारा का प्रवाह करा सकते हैं। अगला, धारिता का मात्रक क्या होता है? धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड। कूलाम का मात्रक क्या होता है? कूलाम किसका होता है? आवेश का। ठीक है, साइमन किसका होता है? चालकता का। साइमन किसका होता है? चालकता का। हेनरी किसका होता है? प्रेरक का। हेनरी किसका मात्रक होता है? प्रेरक का। यहां पर दिया है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट में विद्युत धारा विद्युत वाहक बल से होता है। तो देखिए कैपेसिटिव सर्किट में आपका करंट जो होता है वो वोल्टेज से क्या करता है? 90 डिग्री लीड करता है। 90 डिग्री लीड यानी अग्रगामी। 90 डिग्री क्या होगा? लीड। कब? जब कैपेसिटिव प्योर शुद्ध सांधारित्र परिपथ होगा तब। यदि प्योर इंडक्टिव है, क्या है? प्योर इंडक्टिव। तो जब प्योर इंडक्टिव होगा इसमें करंट क्या करता है? ये करंट 90 डिग्री लैग करता है। 90 डिग्री वोल्टेज से क्या होगा? लैग करेगा। ठीक है, 90 डिग्री लैग करेगा। तो ये प्योर कैपेसिटिव है तो क्या होगा? 90 डिग्री लीडिंग। 90 डिग्री लीडिंग, इसमें क्या मतलब है कि जो लीडिंग का मतलब क्या है कि जो आपका फेज है, मान लीजिए वोल्टेज, तो करंट जो होगा वो 90 डिग्री पहले ही मैक्सिमम मान पर पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से रेजोनेंस परिपथ क्या है? रेजोनेंस के लिए कंडीशन होता है कि जेड बराबर रूट में R² XL माइनस XC का स्क्वायर होल स्क्वायर होता है। और रेजोनेंट परिपथ होगा तो क्या होगा? रेजोनेंट के लिए इंडक्टिव मतलब XL का मान XC के बराबर होना चाहिए। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के क्या होता है? बराबर। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो XL माइनस XC क्या हो जाएगा? 0। तो बच जाता है आपका R। तो Z बराबर क्या होता है? R। देखिए, तो रेजोनेंस परिपथ अनुनादित परिपथ में यह प्योर रजिस्टिव की तरह व्यवहार करता है। प्योर रजिस्टिव यानी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार करता है। और उस कंडीशन में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की तरह व्यवहार करता है। और इस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी। पावर फैक्टर क्या होता है? 1 यूनिटी होता है। तो इसमें क्या होगा? XL बराबर XC। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितनी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितनी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। 2 वाइंडिंग स्थापित की जाती है। एक होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या होता है? स्टार्टिंग
वाइंडिंग, एक होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा होता है रनिंग वाइंडिंग, दूसरा होता है रनिंग वाइंडिंग, दूसरा होता है आपका रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। और यह एक दूसरे से ये 90 डिग्री पर जुड़े होते हैं और यहाँ पर एक स्विच भी लगा होता है, इसको कहा जाता है स्विच को कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या कहा जाता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और यह स्टार्टिंग के टाइम कनेक्ट होता है और जब आपका मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेता है तो ये अपने ये क्या हो जाता है 75% पर ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और ये रनिंग वाइंडिंग पर आपका मोटर क्या होता है, चलता रहता है। तो क्या होगा, 2 वाइंडिंग होता है। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग वाइंडिंग बनाई जाती हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग बनाई जाती है पतले तार और अधिक टर्न का। पतले तार मतलब बिल्कुल पतला और क्या होता है, ज्यादा टर्न का बनाते हैं। क्यों? यहाँ पर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि R बराबर होता है रो L बाई ए। तो जब पतला तार होगा तो ये घट जाएगा, मोटाई घटेगा और लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उस कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या होता है, और ज्यादा बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए पतले तार और अधिक टर्न का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब अधिक टर्न लपेटेंगे तो तार का लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कितने विद्युतीय अंश के अंतर पर स्थापित की जाती हैं? कितने विद्युत अंश के अंतर पर स्थापित की जाती हैं? तो इसमें क्या होता है, 2 वाइंडिंग होता है। एक आपका क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग, और दूसरा क्या होता है, रनिंग वाइंडिंग। दूसरा होता है आपका रनिंग वाइंडिंग, ठीक। अब इसमें क्या होता है, आपका रनिंग और स्टार्टिंग एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर ये विद्युतीय अंश मतलब इलेक्ट्रिक डिग्री से जुड़े होते हैं, ठीक है। कितना होता है ये, 90 डिग्री होता है, ठीक। किसी कारणवश ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ देर वेट करना पड़ सकता है, कुछ सिस्टम टेक्निकल इश्यू के कारण इसमें ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तब तक हम आपको कुछ और बातें बता देते हैं। यदि मान लीजिए कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो हम यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर ओपन नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का काम होता है कि वो स्टार्टिंग मतलब शुरू दौर में क्या होता है, उसको चलाना। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था आज के पेपर में, यानी फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि आपका सीलिंग फैन का स्पीड कम हो जाना, ठीक है, कम हो जाना, धीरे धीरे स्पीड कम का होना का क्या मतलब है, तो आपका कैपेसिटर क्या होता है वहां पर, खराब होना। कैपेसिटर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उस स्थिति में वह मोटर धीरे चलने लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन नहीं होगा तो लॉसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन सो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। किसी कारणवश क्वेश्चन शो नहीं हो रहा है, ठीक ना, और आप लोगों को वेट भी करना पड़ जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा इसके कारण। सडन क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिस टॉपिक में आपको अगर प्रॉब्लम है तो उस पर आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है।
न्यूमेरिकल बेस्ड है या कोई भी आपको टेक्निकल कोई भी आपको प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन को समझने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन शो कर रहा है बट क्या वजह है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक, यहाँ पर आपका ये हो गया, और जो भी आपको क्वेश्चन डाउट होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज तक के लिए इतना ही। आगे का वीडियो हम अपलोड करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में रिलेटेड पॉइंट भी पूछ सकता है। आप क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा लेकिन आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक ना, तो इसलिए आप, अब टाइम आपके पास कम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल कीजिए। और देखिए यहाँ पर वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल अंश पे जुड़ा होना चाहिए। यदि देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कितनी गति प्राप्त करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। तो कितना होना चाहिए, 75%। 75% स्विच जब 75% जब गति स्पीड प्राप्त कर लेता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो क्या हो जाता है, स्वतः ओपन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्टार्टिंग टार्क होता है। स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है, हाई होता है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो टार्क बढ़ाना, और दूसरा चीज यह रिएक्टिव पावर जनरेट करता है। क्या करता है, रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर के कारण यह फ्लक्स जनरेट होता है। रिएक्टिव पावर के कारण यह फ्लक्स जनरेट कराने का कार्य करता है, और बिना रिएक्टिव पावर का कोई भी मशीन नहीं चलेगी। ठीक है, कोई भी मशीन नहीं चलेगी बिना रिएक्टिव पावर का। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूनिवर्सल मोटर की संरचना किसके समान होती है। यूनिवर्सल मोटर की संरचना किसके समान होती है, तो यूनिवर्सल मोटर की संरचना आपका सीरीज मोटर के समान होती है। और यह यूनिवर्सल मोटर एसी व डीसी सप्लाई के साथ चलाए जाते हैं। एसी व डीसी दोनों सप्लाई के साथ यूनिवर्सल मोटर चलाया जा सकता है। रेल इंजन में किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। रेल इंजन में किस मोटर का उपयोग किया जाता है, तो रेल इंजन में किस मोटर का उपयोग किया जाता है, तो पहला आपका दिया है डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी शंट मोटर, यूनिवर्सल मोटर, डी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, सीरीज मोटर। ठीक है, यह डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। और डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाया जा सकता। क्या होता है, इसको बिना लोड के हम नहीं चलाते हैं। नो लोड पर हम सीरीज मोटर को नहीं चलाते हैं। हमेशा सीरीज मोटर को क्या किया जाता है, लोड पर ही चलाया जाता है। देखिए यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन, सिंगल फेज या 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है। तो सिंगल फेज या 3 फेज में न्यूट्रल का रंग जो होता है वो आपका होता है काला। न्यूट्रल का रंग क्या होता है, काला। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रल का रंग क्या होता है, काला। न्यूट्रल जो होता है वहाँ पर काला होता है। और यहाँ पर आर वाई बी ये तीनों क्या होते हैं, फेज के लिए हम लोग डिनोट करते हैं। किसके लिए, फेज के लिए। हरा क्या होता है, तो हरा आपका होता है अर्थिंग के लिए। किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए। और काला क्या होता है, न्यूट्रल के लिए उपयोग किया जाता है। सॉरी, मतलब वो रंग होता है। ठीक है, और ये आपका आर वाई बी क्या होता है, फेज सीक्वेंस होता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और
टॉपिक पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी आप 3 फेज इंडक्शन मोटर के जो क्वेश्चन आपने अपलोड करने को बोला था, 50 क्वेश्चन हमने अपलोड किया, उसमें से सेकेंड शिफ्ट एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आया। ये आपको जान करके बहुत ही खुशी होगी। और जितने लोगों का एग्जाम हुआ है वो लोगों जानते होंगे आपके रेजिस्टेंस कलर कोडिंग से फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आप बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़िए। बाकी सब चीज़ पढ़ना, उनका रीजनिंग भी है, जीके जीएस है, कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर इसमें महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर का नंबर ऐड नहीं होता है, कंप्यूटर का नंबर इसमें ऐड नहीं होता है। आपको जो होगा वो 250 में केवल 200 नंबर का ही वो बनता है, 50 नंबर ये कंप्यूटर ऐड नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर केवल आपको पासिंग के लिए है कि कंप्यूटर में पास होना अनिवार्य है। ठीक है, लाल नीला, 1 वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। 1 वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए, वोल्ट मीटर के लिए इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका होता है उच्च। क्या होता है? उच्च। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वोल्ट मीटर के लिए? वोल्ट मीटर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? उच्च। यदि आइडियल रूप से कहा जाएगा, आदर्श रूप से कहा जाएगा तो क्या होना चाहिए? अनंत। अच्छा, यदि पूछ दे कि वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस घटा दे, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस घटा दें, तो वोल्ट मीटर का जब इंटरनल रेजिस्टेंस घटा देंगे तो यहाँ पर जो मापन होगा वो रीडिंग क्या करेगा? रीडिंग में एरर आ जाएगा। तो आइडियल रूप से अनंत होता है और ऐसे प्रैक्टिकली रूप से उच्चतम मतलब अधिक से अधिक रखा जाता है। आदर्श अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। आदर्श अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। और प्रैक्टिकल रूप से क्या होना चाहिए? कम से कम, जितना कम से कम हो सके होना चाहिए। अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये क्या होता है? धारा को बताता है, धारा मापने के लिए होता है। और वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, और ये क्या बताता है? वोल्टेज को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में विधि में व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत से प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत जो होता है आपका, ये आपका, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, पी क्यू आर एस। और यहाँ पर एक जुड़ा होता है गैल्वेनोमीटर। क्या जुड़ा होता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जुड़ा होता है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर पूछ देगा कि बैलेंस कंडीशन में संतुलित, जब ब्रिज संतुलित होता है बैलेंस कंडीशन में, तो IG का मान क्या होगा? 0। संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में करंट का मान क्या होगा? 0। और इसको जब सिद्ध करेंगे तो ये आपका आएगा P/Q, मतलब ये रेजिस्टेंस इसके बटे में और ये रेजिस्टेंस इसके बटे में, P/Q अपन में R बटा में क्या होता है? S। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, P/Q बराबर R बटे में S होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की खपत नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति की खपत नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनर्जी मीटर, जो घरों में हम उपयोग करते हैं। और ये क्या होता है? किलोवाट आवर, मतलब एनर्जी मीटर विद्युत शक्ति की खपत नापने वाला होता है। और ये कैसा होता है? ये इंटीग्रेटिंग टाइप का सर्किट होता है। ये क्या होता है? इंटीग्रेटिंग टाइप का ये सर्किट होता है एनर्जी मीटर। वाट मीटर शक्ति मापने के लिए होता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापने के लिए, और पावर फैक्टर शक्ति गुणक पावर फैक्टर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक चार पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की घूर्णन गति होगी। पोल की संख्या कितना दिया है? 4।
फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपका 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज। मान निकालेंगे तो एन एस बराबर 120, एफ बाई क्या होगा पी, 120 गुणे एफ का मान 50, पी का मान कितना है 4, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 50 बराबर 1500 आरपीएम रोटेट पर मिनट। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1500 आरपीएम। ठीक है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। पूरे वीडियो में जो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट का कार्य करेगा एग्जाम के लिए। और यही एक फार्मूला देखिए, इसी पर आपका क्वेश्चन आया था, और यही अगर ये एक फार्मूला याद है तो इससे आप प्रत्यावर्तक के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अंतर क्या है हमने बताया कि बस यहाँ पर प्रत्यावर्तक के लिए क्या होता है, आपको हमेशा फार्मूला पी के मतलब एफ के बराबर में लिखना रहता है। ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर के लिए एनएस से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।